ध्रुव जब बेहोश होकर स्टेज पर गिर गया, सभी रिश्तेदार उसे घेर के खड़े हो गए। चारों ओर हंगामा मच गया। कांचन और संस्कृति भी भागते हुए आए। ध्रुव की मम्मी का रोना शुरू हो गया। मेरा बेटा, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल बेटे। हे भगवान, कौन सी गलती कर दी हमने? अरे तुम क्यों इतना घबरा रही हो? कुछ नहीं हुआ। अरे जाके पप्पू भैया को कोई बुलाओ। हाँ, डॉक्टर अंकल को बुलाओ जल्दी। किसी की नजर लग गई मेरे बेटे को। 28 साल में कभी बेहोश नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? जरूर किसी की नजर लगी है। जो भी देख रहा था यही बोल रहा था, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तुम थोड़ा शांत रहो। निखिल बेटा, ध्रुव को रूम में लेके जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। पप्पू भैया को वहीं बुला लो। जी मौसा जी, आओ भाई, इसे उठाओ, रूम में ले चलो। स्वाति ध्रुव के बगल में घबराई सी बैठी हुई थी। ध्रुव, ध्रुव तुम्हें क्या हो गया? प्लीज ओपन योर आईज। यार तुम्हें अभी होना था कुछ। हमारी वरमाला का क्या होगा? स्वाति, देखो तुम्हारे चीखने चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, शायद वो थकावट के कारण फेंट हो गया है। निखिल, अंकुश और 2 लोगों ने ध्रुव को गोद में उठाया और उसके रूम की ओर चल दिए। स्वाति भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। ध्रुव की माँ भी रोते हुए खड़ी हुई। उन्हें ध्रुव के पापा ने संभाला। तुम यहीं रहो, बच्चे संभाल लेंगे। संस्कृति वहीं खड़े ध्रुव को देख रही थी। अंकुश, कॉल द डॉक्टर। ध्रुव को कुछ होगा तो नहीं ना? डोंट वरी स्वाति, ही विल बी फाइन। मौसा जी भी ध्रुव और बाकी लोगों के पीछे चल रहे थे। उन्होंने जोर की आवाज दी। अरे पप्पू भैया को बुलाओ यार। वो खाना खा रहे हैं। साल भर का खाना आज ही खाएंगे क्या? पकड़ के लाओ। बोलो ध्रुव बेहोश हो गया है, जल्दी आने के लिए बोलो। मौसा जी का गुस्सा देख के लड़का भागते हुए खाने की एरिया की ओर गया। साला घर का डॉक्टर भी भाव खाने लगा है। जहाँ पैसा मिलता है बस वहीं काम आराम से होता है। निखिल और अंकुश ध्रुव को लेके रूम में आए और उसे जल्दी से बेड पर लेटाया। निखिल ने उसके चेहरे पे पानी की बूंदें डाली। मौसा जी भी उसके पैर मलने लगे। संस्कृति रूम के बाहर से ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव नाटक तो नहीं कर रहा ना? इसके दिमाग में कहीं शादी कैंसिल करने का कोई प्लान तो नहीं चल रहा है? इस ख्याल से उसकी धड़कनें बढ़ गई। ध्रुव के पास खड़ी स्वाति ने अपना सर ध्रुव के सीने पर रखा। वो उसकी धड़कनें सुनने लगी। हार्ट बीट तो चल रही है। डॉक्टर को बुलाओ यार, मैं तो कहती हूँ सीधे हॉस्पिटल ही ले चलो। कोई मेरी सुनता क्यों नहीं है? तभी पीछे से डॉक्टर आए। हतो देखते ना मुझे। क्या यार पप्पू, तुम अभी आ रहे हो? कब से आवाज लगा रहे थे हम तुमको। खाना निपटाने में टाइम लग गया। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? निकलो सभी बाहर। और हाँ, थोड़ा मौसम्बी संतरे का जूस लेके आओ। अभी तो तुम 2 दिन का खाना ठूस के आए हो, अब जूस भी चाहिए? लड़के को देखो यार पहले। अरे भाई साहब, अपने लिए नहीं, ध्रुव के लिए ही मंगा रहा हूँ। पप्पू भैया ने ध्रुव की नब्ज टटोली, उसकी पलकों को ऊपर करके देखा, फिर वहीं पास में रखा पानी का ग्लास उठाया और सीधे ध्रुव के चेहरे पे डाल दिया। ध्रुव ने झट से आंखें खोली। लो, खुल गई आंख। बेटा, तुमने तो सबको डरा ही दिया था। खाना छोड़ के भागते हुए आना पड़ा। ध्रुव के होश में आते ही सभी ने चैन की सांस ली। सबने फिर सवाल पूछने शुरू किए। बेटा बेहोश कैसे हो गए? दिन में खाना नहीं खाया था क्या? तभी वहां ध्रुव की माँ आ गई। स्वाति भी ध्रुव को होश में देख के खुश हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो ध्रुव के गले लगती, उसकी माँ उसके गले लग गई। मेरा बेटा, मेरी तो सांसें अटक गई थी। तुझे पक्का किसी की नजर लगी है। पंडित जी ने ये काला धागा दिया है, गले में बांध देती हूँ। ध्रुव की माँ ने उसके गले में काला धागा बांधना शुरू किया। धागा थोड़ा मोटा था, जिसपे स्वाति का ध्यान गया। मम्मी जी, ये धागा हम कल बांध सकते हैं क्या? अभी गोल्डन चेन के साथ ये बहुत अजीब लगेगा। बहू, ध्रुव की जान ज्यादा जरूरी है कि गोल्डन चेन के साथ तुम्हारी मैचिंग? बोलो। ओके मम्मी जी। ध्रुव, तुम ना इसे सामने मत रखना प्लीज, शेरवानी के नीचे छुपा देना, ठीक है? हाँ, छुपा लूंगा। मम्मी जी लाइए, आप मुझे दीजिए, मैं बांध देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बांध दूंगी। पीछे खड़े सभी लोग दोनों की बातें सुन रहे थे। मौसा जी ने हंसते हुए कहा, भाई ध्रुव सोच लो, अभी भी टाइम है। कल से यही होने वाला है, मम्मी एक तरफ खींचेंगी और पत्नी दूसरी तरफ। मौसा जी की बात सुन के स्वाति और ध्रुव की माँ ने एक दूसरे की ओर देखा। मम्मी आप ही बांध दो। नहीं नहीं बेटा, तुम बांध दो। नहीं, आप बांध दो ना। बोला ना।
तुम बांध दो। तभी मौसा जी ने ध्रुव की माँ के हाथ से धागा ले लिया। ना आप बांधो ना स्वाति, मैं बांध देता हूँ। अरे तुम क्यों बांधोगे? मैं बांधूंगा, मैं फूफा हूँ। अब एक मिनट, काला धागा अगर कोई बांधेगा तो ध्रुव के पापा बांधेंगे, क्योंकि ये पापा हैं। सभी हंसने लगे। ध्रुव के पापा ने धागा लिया और ध्रुव के गले में बांध दिया। अच्छा चलो, मैं जाके दोबारा तैयारियां करवाता हूँ। ध्रुव के पापा वहां से चले गए। तभी एक लड़का वहां जूस लेके आया। उसने ध्रुव की ओर गिलास बढ़ाया। भाई दूल्हे के लिए जूस है तो हमारे लिए भी कॉफी वॉफी हो जाए। चलो भाई, सबके लिए कॉफी भिजवाओ। अंकल जी, यहाँ चाय की व्यवस्था नहीं है। अरे क्या यार ध्रुव, चाय के इतने शौकीन हो कि अपनी शादी में कॉफी ही नहीं रखी। हाँ तो ध्रुव की शादी है, चाय के अलावा कुछ और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बढ़िया क्या बेटा, चाय से बेहतर कुछ भी नहीं है। फूफा जी और मौसा जी की नजरें मिली। अरे भाई जी, वरमाला कब होगी? टाइम निकला जा रहा है। निकला नहीं जा रहा पंडित जी, निकल गया। आधे घंटे बाद ही शुरू कीजिए जो कुछ करना है। ध्रुव को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। चलिए सब कमरे से बाहर। डॉक्टर साहब, मैं इनके साथ रुक जाती हूँ। हाँ बेटा, रुक तो जाओगी, लेकिन क्या चुप रह पाओगी? माँ ने स्वाति का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल दी। फिर सभी एक एक करके कमरे से बाहर निकलने लगे। निखिल ध्रुव के पास आया। अब तुम रेस्ट करो ध्रुव, आगे बड़ी लड़ाई है। सभी को बाहर निकलता देख संस्कृति भी जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कांचन, निखिल और मौसा जी वगैरह भी खाने के एरिया की ओर चल दिए। जब अंकुश बाहर आया, उसकी नजर वहां से जाती हुई संस्कृति पर गई। हे संस्कृति, कहाँ जा रही हो? चलो लेट्स हैव डिनर बेबी। हाँ हाँ, तुम लोग चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। रूम तक जा रही हूँ बस। ओके देन, कम फास्ट। ध्रुव लेटा हुआ था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वो कभी उठ के बैठ जाता तो कभी लेट जाता और करवटें बदलता। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो कुछ सोच के खड़ा हो गया। यही मौका है निकलने का, पर संस्कृति मुझे देखने क्यों नहीं आई? उसने अपना मोबाइल उठाया और संस्कृति को कॉल किया। उस वक्त संस्कृति अपने कमरे के अंदर ही घुस रही थी। मोबाइल की रिंग सुन के उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला, लेकिन जब स्क्रीन पे ध्रुव का नाम देखा तो बेचैन हो गई। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ओ गॉड, मैं क्या करूं? उसने जल्दी से फोन साइलेंट पर किया। कहाँ जाऊं यार, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कुछ। ध्रुव प्लीज तुम मेरे सामने मत आना अब। वो कमरे में यहाँ वहां टहलने लगी। फिर उसने कुछ सोचा और तेजी से वॉशरूम में जाके अपना सामान जुटाने लगी। फिर बाहर आके उसने अलमारी खोली, अपना सूटकेस बाहर निकाला और यहाँ वहां पड़े कपड़े, शूज सब सूटकेस में जल्दी जल्दी रखने लगी। दूसरी ओर ध्रुव ने जूती पहनी, धीरे से अपना कमरे के दरवाजा खोला और इधर उधर नजर घुमाई। उसे कॉरिडोर में कोई नहीं दिखा। सब गए खाने, यही मौका है। वो कमरे में वापस आया और कमरे की खिड़की से नीचे खाने के एरिया में देखने लगा। उसे मौसा जी, फूफा जी, पापा जी सारे लोग खाना खाते हुए दिखे। संस्कृति कहाँ है यार? कंचन निखिल के साथ भी नहीं है। फिर तो पक्का रूम में होगी। वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को लॉक किया। फिर तेजी से सीढ़ियों से उतरता हुआ सेकंड फ्लोर पर गया और यहाँ वहां देखते हुए तेजी से संस्कृति के रूम के सामने पहुंचा और बेल दबा दी। बेल की आवाज सुनकर अंदर सूटकेस पैक कर रही संस्कृति रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं ये ध्रुव तो नहीं? ओ गॉड, मैंने क्यों कह दिया उससे कि मैं उससे प्यार करती हूँ? इतना दिन नहीं कहा था, एक रात और नहीं कहती तो क्या बिगड़ जाता? संस्कृति यार, तू भी ना बिल्कुल पागल है। संस्कृति प्लीज ओपन द डोर, मुझे बात करनी है यार तुमसे। जल्दी खोलो, कोई देख लेगा। ध्रुव की आवाज सुन के संस्कृति से रहा नहीं गया और उसने डरते हुए दरवाजा खोल दिया। ध्रुव जल्दी से अंदर आया, दरवाजा बंद किया और संस्कृति को गले लगा लिया। ध्रुव क्यों आए हो तुम यहाँ? प्लीज जाओ, तुम कोई देख लेगा, प्लीज जाओ। नहीं, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। चलो भाग चले। तुम्हारी तबीयत? अरे वो नाटक किया था, चलो टाइम नहीं है। ध्रुव तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ध्रुव, इट्स रॉन्ग। कुछ भी रॉन्ग नहीं है संस्कृति, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो हो रहा है वो रॉन्ग है। अभी तो मेरे साथ चलो, जो होगा देखेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बात समझो, किसी ने देख लिया तो। तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं? नहीं चलोगी तो मैं सबको जाके सच बता दूंगा। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, लेकिन साथ में नहीं। ऐसा करो, तुम अभी अपने रूम में जाओ, मैं होटल से बाहर निकल के तुम्हें कॉल करती हूँ, फिर तुम आ जाना। पक्का ना? हाँ पक्का, अभी जाओ। आई विल कॉल यू इन सम टाइम, ट्रस्ट मी। ध्रुव ने संस्कृति के होठों पर किस किया और कमरे से बाहर निकल गया। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और बेड पे बैठ के संस्कृति के कॉल का वेट करने लगा।
संस्कृति ने जल्दी जल्दी अपना सूटकेस पैक किया, कपड़े चेंज किए और अपने कमरे से बाहर आई। उसने दरवाजे को लॉक किया और वहां से गुजर रहे एक रूम सर्विस वाले को रोका। प्लीज ये की आप रिसेप्शन पर दे देंगे, मुझे जल्दी से निकलना है। ओके मैडम। संस्कृति ने 200 का नोट निकाल के रूम सर्विस वाले को पकड़ाया और सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए होटल के पीछे वाले गेट से बाहर निकल गई। इस बात से बेखबर कि संस्कृति जा चुकी थी, ध्रुव अपने कमरे में उसके कॉल का वेट कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक जब उसका फोन नहीं आया तो उसका दिमाग ठनका। उसने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और संस्कृति को कॉल किया। संस्कृति का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। वो भागता हुआ संस्कृति के रूम की ओर गया और बेल दबाने लगा। तभी वहां रूम सर्विस वाला आया। सर मैडम तो चेकआउट कर चुकी हैं, आधे घंटे पहले ही। क्या? क्यों संस्कृति, क्यों किया तुमने ऐसा? तभी उसे सामने से निखिल, कंचन और अंकुश आते हुए दिखे। निखिल, कंचन और अंकुश तीनों ध्रुव के पास आए। ध्रुव, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रेस्ट क्यों नहीं किया तुमने? कुछ नहीं भाभी, वो मैं बस ऐसे ही पेट ठीक नहीं लग रहा था तो वॉक करने चला गया था। ध्रुव, आर यू ऑलराइट मैन? कभी पेट तो कभी कुछ और। व्हाट्स अप मैन? हाँ अंकुश, ध्रुव एकदम परफेक्ट है। वो पहली बार दूल्हा बना है ना, तो बॉडी के सिस्टम के लिए नया एक्सपीरियंस है, इसीलिए ऐसी चीजें हो रही है। ओह, तो आई गेस मुझे भी अपनी शादी में केयरफुल रहना होगा, कहीं मेरा भी ये हाल ना हो जाए ब्रो। नहीं भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अच्छा जाओ, संस्कृति को बुला लो। कब तक वो रूम में बैठी रहेगी? आज तो वो किसी और ही ट्रिप में ब्रो। 10 मिनट कहा था, अब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है। मैडम अभी तक रूम से बाहर ही नहीं निकली है यार। अंकुश, वो रूम में नहीं है, मुझे जस्ट अभी पता चला। वो चेकआउट करके जा चुकी है। वेट, व्हाट? उसने चेकआउट कर लिया? मुझे लगा उसने तुम्हें इन्फॉर्म किया होगा। नो ब्रो, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हाउ कैन शी डू दिस टू मी मैन? अंकुश ने गुस्से में अपनी पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला और संस्कृति को कॉल किया, लेकिन संस्कृति का फोन स्विच ऑफ आया। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में यहाँ वहां टहलने लगा। ध्रुव, कंचन और निखिल उसे देख रहे थे। अंकुश फिर चलते चलते रुक गया और तीनों के पास आया। संस्कृति ऐसा क्यों कर रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। डोंट माइंड ध्रुव, बट हमारा कोई प्लान नहीं था तुम्हारी शादी में आने का। वो तो सडनली शी सेड ध्रुव की शादी में जाना है एंड ऑल दैट, मगर जब से यहाँ आई बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करने लगी है। थोड़ी देर पहले किसी बार में बैठे ड्रिंक कर रही थी, किसी तरह उसको वहां से लेकर आया। कितना पूछा कि उसको बॉदर क्या कर रहा है, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। अंकुश बिना रुके बोले ही जा रहा था और निखिल, कंचन, ध्रुव एक दूसरे को बारी बारी से देख रहे थे। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। थिंग्स आर नॉट ओके मैन, शी इज हाइडिंग समथिंग। कंचन, तुम्हें तो डेफिनेटली पता होगा, तुमसे तो वो कुछ नहीं छुपाती है। हाँ, लेकिन आज सुबह से ना मैं भी काफी बिजी हूँ, उससे बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। सोचा रात को बैठ के उससे बात कर लूंगी, पर अब अंकुश ने फिर ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव ने ना में सर हिलाया। भाई, मैं तो खुद बेहोश हो गया था, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। Then why is she doing this to me? क्यों भाग रही है वो मुझसे? मुझे एक्चुअली बहुत जोर की आई है, तो मैं रूम में जाता हूँ। इतना कह के ध्रुव वहां से निकल गया। उसके दिमाग में अंकुश की ही बातें चल रही थी। Then why is she doing this to me? क्यों भाग रही है वो मुझसे? अंकुश, सॉरी भाई, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन आई कांट टेल यू एनीथिंग। क्या बताऊं कि वो तुमसे नहीं मुझसे भाग रही है। इन्हीं ख्यालों में उलझा ध्रुव अपने रूम में चला गया। उधर कंचन और निखिल ने अंकुश को समझाने की कोशिश की। चिंता मत करो अंकुश, अब वो चली गई है तो जाने दो, ग्वालियर पहुंच के बात करना। मैं जहाँ तक उसे जानती हूँ वो तुमसे तो नहीं भाग रही है, ध्रुव से। क्या? I mean, ध्रुव की शादी में उससे हर कोई यही पूछ रहा है कि वो शादी क्यों नहीं कर रही है, why she still single, इसलिए शायद वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है। कौन पूछ रहा है ये सब? मैं बात करता हूँ। वैसे भी इसमें अनकंफर्टेबल होने वाली कौन सी बात है? बता देती उसको जो पूछ रहा था कि उसकी शादी मुझसे हो रही है। अंकुश यार, तुम अभी मूड मत खराब करो यार, जस्ट एंजॉय द शादी फॉर नाउ।
ग्वालियर जाके संस्कृति के साथ सब क्लियर कर लेना। अब मैं क्या एंजॉय करूंगा? आई थिंक मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे तुम चले जाओगे तो स्वाति को कौन संभालेगा? I mean, वो तो हंगामा कर देगी कहाँ गायब हो गए। डोंट वरी, मैं उसे बता के जाऊंगा। संस्कृति की तरह नहीं, चोरों की तरह नहीं भागूंगा मैं। इतना कह के अंकुश वहां से चला गया। निखिल और कांचन ने एक दूसरे को देखा। इस बेचारे को तो ये भी नहीं मालूम कि संस्कृति लव्स ध्रुव। एक बार तो दिल में आया कि सच सच बता दूं, पर फिर अच्छा किया, अब बताने का फायदा भी नहीं है। इसकी और संस्कृति की शादी होनी ही है और ध्रुव तो आज चढ़ ही रहा है सूली पे। अंकुश लिफ्ट से उतर के होटल के बाहर आया और दूसरी ओर जाने लगा, जहां स्वाति और उसके रिश्तेदार ठहरे हुए थे। Why did you leave, संस्कृति? तुम्हारी वजह से मुझे भी निकलना पड़ रहा है। कितना खुश था मैं यहाँ आके। अंकुश धीरे से बड़बड़ाता हुआ तेजी से चला जा रहा था। तभी उसके सामने मौसा जी आ गए। अरे कहाँ भागे जा रहे हो भाई? स्वाति से मिलने जा रहा हूँ अंकल। हाँ, मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है? यही कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो। चलो वैसे अच्छा ही है कि स्वाति और तुम्हारी दोस्ती बहुत आगे बढ़ गई है। शादी के बाद दोस्तों की तो जरूरत पड़ती है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मेरी बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। जो बात आसानी से समझ में आ जाए वो बात मैं करता ही नहीं। अच्छा, वो लड़की नहीं दिख रही? क्या नाम है उसका? हाँ, संस्कृति। कहाँ है वो? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ है वो। काफी हंगामा किया है उसने। हंगामा? कब? कहाँ? अरे कहाँ रहते हो तुम? कुछ खबर है कि नहीं? तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं क्या? वो मैं पूरे टाइम स्वाति के साथ था, लड़की वालों के यहाँ। स्वाति के साथ तो ध्रुव को रहना चाहिए। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये बात जरूर समझ जाओगे। मैंने सुना गेट पर बारात लगाने के बाद जब बैंड वाले जाने लगे थे तो संस्कृति ने फिर से बैंड बजवाया और खूब नाची है ध्रुव के साथ। संस्कृति ध्रुव के साथ नाची? हाँ हाँ, ध्रुव के साथ। दोनों बहुत करीबी दोस्त है ना, डांस तो करेंगे ही साथ में। तुम ध्रुव से क्यों नहीं पूछते कि संस्कृति कहाँ है? उसे मालूम होगा। मैंने पूछा था, but he has no idea। बताओ, गजब है भाई, गजब। कमाल है आजकल के बच्चे। ग्वालियर से शादी अटेंड करने आई, बारात में डांस नहीं किया, लेकिन बारात के बाद सोलो परफॉर्मेंस जरूर कर दी और फिर परफॉर्मेंस देके गायब। वाह। अंकुश सोच में डूबा था। उसे संस्कृति का बिहेवियर समझ में ही नहीं आ रहा था। वो वहां से जाने लगा। तभी मौसा जी पीछे से बोले, मैंने सुना है तुम संस्कृति से शादी करने वाले हो। अंकुश चलते हुए रुक गया और मौसा जी की तरफ मुड़ा। हाँ? मेरी बात मानो, अभी भी टाइम है, मत करो। जी क्या कह रहे हैं आप? भाई हिंदी में ही कह रहा हूँ। चलो थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मेरा मतलब है, शादी करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो। जो लड़की तुम्हें इस तरह किसी और की शादी में छोड़कर जा सकती है, वो अपनी शादी में भी जा सकती है। अभी भी टाइम है, सोच समझ के आगे बढ़ना। तुम मुझे जेंटलमैन लगते हो इसलिए सलाह दे रहा हूँ, वरना मुफ्त की सलाह देना मुझे पसंद नहीं। तभी पंडित जी जल्दी जल्दी चलते हुए मौसा जी के पास आए। अरे अरे मौसा जी। अरे पंडित जी, आप तो मौसा जी मत बोलिए। मैं सिर्फ ध्रुव का मौसा हूँ, जगत मौसा नहीं। जी श्रीमान जी, जी अब याद रहेगा। कृपया जरा देखिए तो ध्रुव ठीक है कि नहीं। अगर चक्कर नहीं आ रहे तो वरमाला का कार्यक्रम शुरू किया जाए। समय बहुत निकला जा रहा है। वो कब वरमाला होगी, कब फेरे होंगे? हाँ हाँ, अभी पता करवाते हैं। अरे अंकुश बेटा, जाओ पता करो ध्रुव अब तक ठीक है कि नहीं। वो तो रूम के बाहर ही घूम रहा था। आई थिंक ही इज फाइन नाउ। अच्छा तो जाओ, बुला के लाओ। मुझे स्वाति से मिलना है अभी। अरे तुम स्वाति से मिलने आए हो या शादी अटेंड करने? एक्सक्यूज मुआ मौसा जी, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। आप पता कीजिए लड़के वालों का। ये कह के अंकुश तेजी से आगे बढ़ गया। मौसा जी उसे देखते रह गए। अरे ये आजकल के बच्चे सबके सब कमाल, सुनते ही नहीं है। उधर ध्रुव अपने कमरे में निखिल और कांचन के साथ बैठा हुआ था। अरे अंकुश बहुत परेशान हो रहा है भाई। हाँ भाई, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। संस्कृति लेकिन एकदम से गई क्यों? क्या हुआ है? मेरी वजह से भाभी। मैंने उसे कहा था चलो भाग चलते हैं। What? तो और क्या करता? यही एक तरीका बचा था हमारे प्यार को बचाने का। मैं उसी के कॉल का वेट कर रहा था। उसने कहा था होटल से निकल के ही मुझे कॉल करेगी, लेकिन एक बार फिर से उसने दिल से नहीं दिमाग से काम लिया। चुपचाप बिना बताए निकल गई और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हाल है दूल्हे राजा?
कहीं फिर से बेहोश तो नहीं हो गए? आधा घंटा रेस्ट करने के लिए कहा था, अब 1 घंटे होने को आ गए। मौसा जी, मुझे लगता है ध्रुव थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहता है। क्यों ध्रुव? हाँ जी मौसा जी। तो बेटा ऐसा करते हैं, तुम रेस्ट कर लो, तुम्हारी जगह हम किसी और की शादी करवा देते हैं। जी का बच्चा, चल क्या रहा है? और रेस्ट क्यों चाहिए? अच्छे खासे तो लग रहे हो। वैसे भी वरमाला पहनने के बाद सिंहासन पर ही तो बैठना है, कौन सा तुम्हें कोई 1000 मीटर की रेस में भागना है। चलो अब, मुहूर्त निकला जा रहा है। ध्रुव जानता था कि मौसा जी के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो सीधा उठा, अपना साफा पहना, जूती पहनी और चुपचाप सभी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी ओर स्वाति अपने रूम में बैठी अपने कजन्स और फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। तो क्या प्लान्स है तुम्हारे हनीमून के? तुम मुझसे हनीमून प्लान पूछ रही है? मेरे पास तो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है। किस सिटी में सेटल होना है, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, फर्स्ट बेबी कब होगा, सेकंड बेबी कब चाहिए, घर कितना बड़ा होगा, अंदर की वॉल्स का कलर क्या होगा। मेरे बेडरूम में तो पिंक वॉल्स होंगी, देन किचन में ग्रीन, हॉल में ऑफ व्हाइट और वॉशरूम में। स्वाति, I need to talk to you. अंकुश, आओ ना, कम सिट। तुम भी सुनो मेरे फ्यूचर प्लान्स। मैं तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स बाद में सुनूंगा, अभी तुम मेरी बात सुनो। I have to leave, like right now. ग्वालियर जा रहा हूँ मैं। What? Why? घर में सब ठीक तो है ना, अंकल आंटी वगैरह सब? हाँ, सब ठीक है। तो फिर क्यों जा रहे हो? अभी तो पूरी शादी बची है ना, वरमाला हुई है ना फेरे। मैं जानता हूँ, मुझे तब भी जाना होगा। ऐसे कैसे चले जाओगे? You can't leave just like that, okay? मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगी। स्वाति, मेरी बात सुनो, listen to me, baby. मैं कुछ नहीं सुन रही, तुम कहीं नहीं जा रहे, बस my decision is final, you get that? Please स्वाति, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। संस्कृति is left, वो चली गई है और उसका फोन कब से स्विच्ड ऑफ आ रहा है। I'm worried कि उसको कुछ हो ना गया हो। I'll have to go and check. उससे मिलना जरूरी है स्वाति। तो कल मिल लेना, वो कहाँ जाएगी, अपने घर ही तो गई होगी। स्वाति, I can't stay back anymore. मैं शादी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, understand baby? अंकुश की बात सुन के स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। कमरे में मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो अंकुश। You know it very well कि ये दिन, ये रात, ये मौका दोबारा मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। मेरी शादी है आज। शादी बार बार नहीं होती और सिर्फ तुम ही तो हो जिससे मैं कोई भी बात कह सकती हूँ। बिकॉज ऑफ यू मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट स्पॉइल होते होते बच गया। तुम्हारी वजह से ध्रुव ने मेरी पसंद की शेरवानी पहनी। प्लीज मत जाओ यार, आई रियली नीड यू। इतना कह के स्वाति अंकुश के गले लग गई। सभी दोनों को देखते रह गए। Okay, Baba, I'll not go anywhere. Okay, I'm staying right here, baby. Okay. Promise? Yes, पक्का promise, my little pinky pumpkin. अंकुश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसका फोन बजा। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला तो देखा स्क्रीन पर संस्कृति का नाम फ्लैश हो रहा था। संस्कृति का कॉल देख के अंकुश स्वाति से थोड़ा दूर हटा और उसने झट से फोन उठाया। वो स्वाति के कमरे से निकल के कॉरिडोर में आया। संस्कृति, कहाँ हो तुम? What is going on? तुम फिर गायब हो गई। मैं तुम्हारा डिनर के लिए वेट कर रहा हूँ and you suddenly just disappeared. कितनी बार तुम्हारा फोन ट्राई किया। I've been so worried about you, but I don't think you care. क्योंकि तुम वही करते हो जो तुम्हें करना होता है, किसी का भी सोचना। अंकुश, मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, that's why I called you. प्लीज मुझे गलत मत समझो। सच बात तो ये है कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम कहाँ हो अभी? मैं रेलवे स्टेशन में हूँ, वापस जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल किया था। तुम मुझसे मिले बिना कहीं नहीं जाओगी, ओके? I'm coming. नहीं, तुम शादी एंजॉय करो, हम ग्वालियर में मिलते हैं ना। How can I enjoy without you? मैं आ रहा हूँ स्टेशन, don't go. अंकुश, बात समझो, मेरी ट्रेन बस आने वाली है, आधे घंटे में पहुँच जाएगी अब तो। मैं उससे पहले ही पहुंच जाऊंगा, तुम प्लीज वेट करना। संस्कृति, जाना नहीं, ओके? आई एम कमिंग। संस्कृति ने फिर कुछ नहीं कहा। अंकुश ने फोन कट किया और तेजी से स्वाति के कमरे की ओर गया।
क्या हुआ अंकुश? वेयर इज संस्कृति? इज शी ओके? वो वापस आ रही है ना? उसको बोलो अगर शादी। स्वाति एक सेकंड मेरी बात सुनो बेबी। संस्कृति इज गोइंग टू ग्वालियर। बट क्यों? अभी तो शादी भी पूरी नहीं हुई। व्हाई इज शी डूइंग दिस? वो तो शादी में ही। ओहो स्वाति एक मिनट, लेट मी स्पीक बेबी। हाँ तो बोलो ना, मैंने कब रोका? वो तो स्वाति आई एम गोइंग टू द स्टेशन, ओके? स्टेशन? नो, तुमने अभी प्रॉमिस किया था ना कि यू विल नॉट लीव। आई एम नॉट लीविंग बेबी, बस संस्कृति से मिलके आता हूँ। आई नीड टू टॉक टू हर बेबी। अंकुश मेरी वरमाला होने वाली है। अभी टाइम है उसमें, मिलने जल्दी वापस आ जाऊंगा। डोंट वरी बेबी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा संस्कृति से मिलना जरूरी है। ओके जाओ, बट जल्दी आना प्लीज। तुम मेरी फ्रेंड का स्कूटर ले जाओ, 5 मिनट में पहुंच जाओगे। ओके थैंक्स। विद्या, कैन यू प्लीज गिव हिम योर स्कूटर की? या अंकुश आप मेरे साथ चलो, स्कूटर ढूंढने में टाइम लग जाएगा। आपके पास लाइसेंस है ना? हाँ है। अंकुश तेजी से कमरे से बाहर निकला और स्वाति की फ्रेंड विद्या भी उसके पीछे चल दी। अंकुश कम सून, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। अंकुश ने पलट के स्वाति को हाथ दिखाया। वो लिफ्ट के पास पहुंचा, लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट आ ही नहीं रही थी। अरे यार लेट हो जाएंगे, लिफ्ट बहुत टाइम लगा रहा है, स्टेज से चलते हैं। ओके। अंकुश तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे उतरकर दोनों होटल की पार्किंग जोन में पहुंचे। विद्या ने अपना स्कूटर पार्किंग एरिया से निकाला और अंकुश को लाके दिया। थैंक्स अ लॉट विद्या बेबी। कोई बात नहीं, चाबी आप मुझे ही लाके देना। श्योर। विद्या वहां से चली गई। अंकुश ने स्कूटर को स्टार्ट किया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके सामने मौसा जी आ गए। ओहो नॉट अगेन यार। अरे अंकुश बेटा कहाँ चल दिए? वरमाला होने वाली है। आई नो मौसा जी, मैं आ रहा हूँ। अरे मुझे तो तुम जाते हुए दिख रहे हो, आ कहाँ रहे हो? ओफो मौसा जी प्लीज जाने दीजिए, अर्जेंट है। अरे अर्जेंट तो मुझे भी है, जरा बेटा मार्केट तक छोड़ देना। वो भाग भाग के मेरे जूतों के सोल उखड़ गए हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, शर्मिली ने बताया। बड़ा बुरा फील हुआ। बताओ क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? बताओ क्या सोचेगी कि फटे जूते पहन के शादी में आया है। उसके सामने अब जा भी नहीं सकता, देखो कितने फट गए हैं ये जूते। मौसा जी ने अपने पैरों में फंसे जूतों को उठा के अंकुश को दिखाया। ऐसे घटिया शूज खरीदते ही क्यों है जो बीच शादी में टूट जाए? व्हाई? घटिया? 5 शादियां निपटा चुका हूँ इन्हें पहन के मैं। ओके लेकिन अभी इतना लेट कौन सी शॉप्स खुली होंगी? अरे तुम इंदौर के मार्केट को नहीं जानते। दुकानें बंद हो जाती हैं लेकिन माल बिकता रहता है। मुझे मालूम है ऐसी जगहें फुटपाथ पे बेचते हैं और सस्ता सुंदर टिकाऊ माल बेचते हैं। चलो तुम्हें भी दिला दूंगा। अरे मुझे नहीं खरीदना, मुझे अर्जेंट काम है मौसा जी। आप प्लीज ऑटो से चले जाओ, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ तो स्टेशन भी चले जाना, पहले मार्केट छोड़ दो मुझे। लौटते वक्त ऑटो से आ जाऊंगा। माना लड़की वाले हो लेकिन हो तो अपने ही। इतना कह के मौसा जी अंकुश के पीछे बैठ गए। मौसा जी मैं... देखो भाई अब तो मैं बैठ गया। स्टेशन पहुंचना है तो स्कूटर बढ़ाओ वरना फिर लेट हो जाएगा। लेट तो मैं हो ही रहा हूँ मौसा जी, संस्कृति ग्वालियर जा रही है, उससे मिलना जरूरी है। अरे इतना क्या उतावले हो रहे हो अंकुश बाबू? ग्वालियर जाके मिल लेना। वैसे संस्कृति का पता कैसे चला? और शादी छोड़ के क्यों? ये सब आप उसी से पूछ लेना, ओके? अंकुश ने गुस्से से स्कूटर आगे बढ़ाया और तुरंत स्पीड पकड़ ली। वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। ब्लडी बुड्ढा खुसट हर बार सामने आ जाता है। पता नहीं क्यों सारे मौसा लोग एक जैसे क्यों होते हैं, इरिटेटिंग। बात को समझना ही नहीं है इन्हें। रात को 12 बजे जूते खरीदने। शर्मिली ने देख लिया। अरे देख लिया तो क्या देख लिया, इस एज में कौन सी शादी करनी है, इडियट। अंकुश गुस्से में इतना डूबा हुआ था कि उसने देखा भी नहीं कि सामने स्पीड ब्रेकर था। उसने स्कूटर इतनी स्पीड से निकाला कि मौसा जी पीछे बैठे बैठे सीट से हवा में उछल गए। कुछ देर के लिए मौसा जी की सांस हवा में अटक गई। उन्होंने पूरी ताकत से अंकुश का ब्लेजर पकड़ लिया। अरे 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 मर गया रे। वो हवा में उछल के वापस सीट पर आके बैठ गए। उनकी जान में जान आई, लेकिन डर के मारे उनके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। उन्होंने जोर से अंकुश की पीठ ठोकना शुरू कर दिया। रोको स्कूटर अभी रोको, तुम रोको ना। क्या हुआ? तुम पहले स्कूटर रोको, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। अंकुश ने जल्दी से स्कूटर को सड़क के किनारे रोका। मौसा जी तेजी से स्कूटर से नीचे उतरे और उन्होंने अंकुश पे भड़कना शुरू कर दिया। तुम्हारे साथ तो जाना ही नहीं है। वहां शादी हो रही है और यहाँ तुम मेरी अर्थी उठाने के चक्कर में हो। अभी मैं नीचे गिर जाता तो हड्डी पसली टूट जाती मेरी। ट्रक चढ़ जाता मेरे ऊपर, कुछ भी हो सकता था। तुम्हें स्कूटर चलाना नहीं आता क्या? सॉरी मौसा जी, तेज बाइक चलाने की आदत है इसलिए। हाँ तो ये तो देखो कि तुम्हारे पीछे कोई बैठा भी है। सॉरी, मैं अब ठीक से चलाऊंगा, बैठिए, छोड़ देता हूँ। अब दोबारा मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बैठूंगा। तुम्हारे साथ बैठना मतलब यमदूत को इनवाइट करना।
इससे अच्छा तो ऑटो में ही आ जाता मैं। मैंने तो कहा था मौसा जी। क्या कहा? जी कुछ नहीं। अंकुश को मौसा जी की हालत देख के हंसी आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से स्कूटर मोड़ा और स्कूटर को रेस देता हुआ स्टेशन की ओर बढ़ा। दूसरी ओर होटल के लॉन में बने स्टेज पर ध्रुव निखिल और कांचन के साथ पहुंचा। उसके चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। भागने की उसकी अंतिम कोशिश पे संस्कृति ने पानी फेर दिया था। सभी लोग अब स्वाति के आने का इंतजार कर रहे थे। फूफा जी ने ध्रुव के पापा की ओर घड़ी दिखाते हुए इशारा किया। अरे उनसे कहिए ना, और कितना टाइम लेगी? जी अभी बुला लेता हूँ। ध्रुव के पापा थोड़ी दूर पर खड़े स्वाति के पापा के पास गए। अरे बहू को बुला लीजिए भाई साहब, हम लोग वेट कर रहे हैं। जी भाई साहब। स्वाति के पापा ने अपनी पत्नी को इशारे से कहा कि वो स्वाति को लेकर आए। स्वाति की मां तेजी से चलते हुए स्वाति के कमरे में पहुंची। स्वाति उस वक्त शीशे के सामने खड़ी अपना दुपट्टा ठीक करने लगी हुई थी। बेटा चलो, ध्रुव पहुंच गया है स्टेज पर। लेकिन मम्मी अंकुश। तुम्हें अंकुश से शादी करनी है या ध्रुव से? जल्दी चलो, बहुत हो गया। माँ ने स्वाति का हाथ पकड़ा और स्टेज की ओर चल पड़ी। स्वाति की फ्रेंड्स और कजिन्स भी पीछे पीछे चल दी। यहाँ अंकुश शहर के अलग अलग रास्तों से होता हुआ लोगों से पूछता हुआ थोड़ी देर में स्टेशन पहुंच गया। उसने साइकिल स्टैंड में स्कूटर खड़ा किया और तेजी से भागता हुआ स्टेशन के अंदर गया। सामने ही प्लेटफॉर्म था जिस पर ग्वालियर के लिए जाने वाली ट्रेन खड़ी हुई थी। उसने चलते चलते मोबाइल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा और अंदर गया। यहाँ वहाँ नजर दौड़ा के उसने संस्कृति को ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखी नहीं। फिर भीड़ के बीच में से चलते हुए उसने हर कोच में झांक के देखा। जब संस्कृति नहीं मिली, उसने संस्कृति को कॉल किया। कहाँ हो संस्कृति? आई एम एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। मैं कोच 2A के सामने हूँ, तुम मुझे दिख रहे हो, स्ट्रेट देखो। अंकुश ने सीधा देखा। उसे वहां संस्कृति हाथ हिलाते हुए दिखाई दी। उसने फोन काटा और तेजी से उसकी ओर भागा। हांफते हुए वो उसके पास पहुंचा। संस्कृति कहाँ हो तुम? सॉरी अंकुश, मेरी वजह से तुम कितना परेशान होगे। हम लोग ग्वालियर में बात करते हैं ना, ट्रेन निकलने वाली है बस। नहीं, तुम नहीं जा रही हो। आई हैव टू गो अंकुश। तुम किससे भाग रही हो संस्कृति? इस शादी में आने का तो प्लान तुम्हारा ही था, अब तुम ही। प्लान मेरा था, लेकिन मैं आना नहीं चाहती थी। वो तो ध्रुव ने जिद करके बुला लिया, उसे ना नहीं कह पाई। मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है यार। किसकी गलती? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई थिंक सबसे बड़ी गलती मैंने ये की है कि तुम्हें सच नहीं बताया। आज रियलाइज हुआ कि मैं सबसे ज्यादा गलत तुम्हारे साथ कर रही हूँ। तुम जैसे अच्छे इंसान को धोखा दे रही हूँ। धोखा? तुम जानते हो ना कि मैं ध्रुव को कब से जानती हूँ। हाँ, कांचन की शादी से वहीं तुम दोनों की फ्रेंडशिप हुई। लोगों को ऐसा लगता है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन बात कुछ और है। मैं तुमसे शादी के लिए इसलिए तैयार हुई क्योंकि ध्रुव शादी कर रहा था। उसकी शादी से हमारी शादी का क्या कनेक्शन? संस्कृति ने अंकुश की आंखों में देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आई एम सॉरी अंकुश, मुझे लगा था कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कभी ठीक नहीं होने वाला। मैं शायद अकेले ही जीने के लिए बनी हूँ। आई कांट मैरी यू अंकुश, आई एम रियली सॉरी। व्हाट? लेकिन तुमने। हाँ, मैं शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन यहाँ आके रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे शादी करके भी तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। बिकॉज आई लव ध्रुव। मैं ध्रुव से प्यार करती हूँ और तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। सॉरी अंकुश, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या ध्रुव भी तुम्हें? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंकुश संस्कृति को देखता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसके कानों ने सुना वो सच था। सॉरी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अंकुश हक्का बक्का सा संस्कृति को देखता रहा। संस्कृति नीचे निगाह किए हुए ट्रेन की ओर बढ़ गई। Where are you अंकुश? वरमाला शुरू होने वाली है, जल्दी आओ।
अंकुश के सामने संस्कृति ट्रेन में चढ़ी। उसने बिना कुछ कहे स्वाति का फोन काटा और संस्कृति को देखने लगा। ट्रेन ने अब हॉर्न दिया और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। संस्कृति भी अंकुश को देख रही थी। वो थोड़ी उदास थी और उसे अंकुश को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। और अंकुश इस सोच में डूबा हुआ था कि आखिर ये हो क्या गया। थोड़ी देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ के दूर निकल गई और जल्द दूर जाती ट्रेन एक बिंदु में बादल बन गई। अंकुश वहीं प्लेटफॉर्म की बेंच पे बैठ गया। उसके कानों में बार बार संस्कृति की आवाज गूंज रही थी। मैं ध्रुव से प्यार करती हूँ और तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। सॉरी अंकुश, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मोबाइल की रिंग से अंकुश का ध्यान टूटा। उसने फोन चेक किया। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। हेलो। हाय अंकुश, मैं विद्या, जिसका स्कूटर लेके आप गए। आप कब तक आ रहे हैं? स्वाति इज आस्किंग, वरमाला होने वाली है। उसको कहो मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अंकुश ने तुरंत कॉल काटा, बेंच से उठा और स्टेशन से बाहर की ओर चल दिया। उधर होटल के लॉन में स्वाति को जैसे ही वरमाला पकड़ाई गई, शादी का फोटोग्राफर वहां आ पहुंचा और उसने स्वाति की फोटो लेनी शुरू कर दी। ये देखकर स्वाति भी एक्साइटेड हो गई और फोटोग्राफर को अलग अलग पोज देने शुरू कर दिए। स्वाति की मम्मी ये देख के परेशान हो गई। अरे बेटा, बाद में खिंचवा लेना। देखो सारे लड़के वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ मम्मी, 1 मिनट। अरे भैया उस एंगल से लो ना। रुको रुको, मैं यहाँ पे ऐसे बैठती हूँ, ठीक है ना? ओके दीदी। दीदी? आई एम नॉट योर दीदी, कम ऑन। अरे आपने भी तो मुझे भैया ही बोला ना। अरे वो तो मैं सबको भैया कहती हूँ। हाँ तो मैं भी सबको दीदी ही कहता हूँ। ओहो स्वाति, चलो बेटा। और तुम फोटो वाले, अब हटो सामने से, नहीं तो। स्वाति की मम्मी का गुस्सा देख के फोटोग्राफर झट से साइड में हो गया। दूसरी ओर अंकुश टूटे हुए दिल से स्टेशन से लौट रहा था। उसके स्कूटर की स्पीड बहुत धीमी थी। सड़क पर एकदम अंधेरा था। तभी उसे रोड के किनारे एक पान की दुकान दिखी। उसने स्कूटर दुकान के सामने खड़ा किया और सिगरेट खरीद के वहीं खड़े होके धुएं के छल्ले छोड़ने लगा। वो स्टेशन से काफी आगे निकल आया था, मगर उसके दिमाग में अभी भी संस्कृति छाई हुई थी। तुम बिल्कुल नहीं बदली संस्कृति। मैं ही बार बार तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता हूँ, चाहे कॉलेज की बात हो या आज की। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माई प्रॉब्लम। तुम्हें हमेशा मुझे एक दोस्त की तरह देखा है और मैं तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की तरह देखता हूँ, लेकिन अब नहीं। ये चैप्टर आज यहीं इसी वक्त क्लोज करो। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने आज ही क्लियर कर दिया, वरना शादी के बाद बताती तो क्या होता हमारा। थैंक्स फिर से एक और लाइफ लेसन देने के लिए कि प्यार करो, मगर वो प्यार तुम्हें मिलेगा इस पे भरोसा मत करो। उसने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और धुआं हवा में छोड़ा। कुछ ही पलों में उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। वो फिर स्कूटर पे बैठा और होटल की ओर चल दिया। वहां होटल के लॉन में बने स्टेज पर मेहमानों से घिरा हुआ ध्रुव वरमाला के लिए खड़ा था। वरमाला के फूल आज उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। अंकुश की तरह ध्रुव भी संस्कृति के ख्यालों में उलझा हुआ था। कुर्बानी देके तो तुम बहुत महान बन गई संस्कृति, लेकिन ये नहीं सोचा कि आगे की जिंदगी हम दोनों के लिए कितनी मुश्किल हो गई है। तुमने दूर जाके मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। तभी ध्रुव को दूर से स्वाति आती हुई दिखी। उसके दोनों तरफ उसकी कजन्स और फ्रेंड्स चल रही थी और वो मुस्कुराती हुई हाथों में वरमाला लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। मेरी किस्मत में भी लगता है यही लिखा है, झेलो अब। कांचन और निखिल भी ध्रुव के साथ स्टेज पे खड़े हुए थे। कुछ देर बाद स्वाति भी अपने रिश्तेदारों के साथ ध्रुव के सामने आके खड़ी हो गई। उसने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई और कांचन को देखा। अंकुश कहाँ है? आई डोंट नो, यहीं कहीं होगा। अरे पर गया कहाँ वो? शेरवानी तो पहना दी मुझे, अब क्या बदलने गया है? ध्रुव वो संस्कृति से स्टेशन मिलने गया था। पता नहीं संस्कृति को क्या हुआ, सडनली जाने का प्लान बना लिया। संस्कृति के बारे में सुन के ध्रुव फिर से कमजोर पड़ गया, बेचैन सा होने लगा। तभी स्टेज के नीचे सामने कुर्सी पे बैठे ध्रुव के फूफाजी चिल्लाए, अरे क्या बातें करने लगे हो तुम लोग? एक दूसरे को माला क्या सुबह पहनाओगे? फूफाजी को देखकर ध्रुव के पापा भी खड़े हो गए। उनके चेहरे पे गुस्सा था। अरे और कितना टाइम लोगे? मुहूर्त से तो एक काम नहीं हो रहा इस शादी में। कितनी शादियां देखी, लेकिन ये अनोखी शादी हो रही है। कभी किसी को करंट लग रहा है तो कभी कोई बेहोश हो रहा है। और अब इन लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही। उनको देखकर स्वाति के पापा भी आगे आए और भड़के, आधे मेहमान तो चले गए हैं, तुम दोनों बातें छोड़ो और जल्दी से एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। कब खाना खाओगे, कब फेरे होंगे, तो कब विदाई। पंडित जी आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए।
इससे पहले कि पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते, ध्रुव के साथ खड़े उसके दोस्तों ने मजाक में नारे लगाने शुरू कर दिए। भाभी तुम भैया से कपड़े धुलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पहली बार तो ध्रुव के पापा ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बार ये नारा सुन के वो भड़क गए। क्या बेहुदा नारे लगा रहे हो तुम लोग? चुप करो। अगर दोबारा ऐसे घटिया नारे लगाए तो शादी से बाहर कर दूंगा। पंडित जी शुरू करो मंत्र। ध्रुव के सारे दोस्त चुप हो गए। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। स्वाति अंकुश का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो समझ गई थी कि अगर इस वक्त कुछ कहा तो सारे घर वाले उसके ऊपर फूट पड़ेंगे। मंत्रों के बीच स्वाति ने जब ध्रुव की ओर वरमाला बढ़ाई, ध्रुव के दोस्तों ने उसे गोद में लेकर ऊपर उठा लिया। स्वाति के दोस्तों ने भी स्वाति को गोद में उठा लिया और इस तरह थोड़ी मस्ती और थोड़ा मजाक के साथ दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी। सभी ने जोरदार तालियां बजाई और दोनों को बधाइयां दी। स्वाति जहां सभी से प्यार से मिल रही थी, वहीं ध्रुव के चेहरे पे एक बनावटी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर में दोनों स्टेज पे अपनी महाराजा कुर्सियों में बैठ गए। दोनों के बैठते ही रिश्तेदारों का फोटो खिंचवाने का प्रोग्राम शुरू हो गया और लोगों ने उनके हाथ में गिफ्ट, लिफाफे सब पकड़ाना शुरू कर दिए। बैठे हुए स्वाति ने ध्रुव को धीरे से कहा, ध्रुव, इन सब के बाद हम दोनों का फोटो सेशन होगा। मैंने फोटोग्राफर भैया को बोल दिया है। स्वाति, मैं पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद ये सब कर लेंगे। नो, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा तब तक। पहले फोटो फिर खाना। यार तुमने देखा नहीं, मैं अभी चक्कर खा के गिर गया था। अच्छा तुम क्या चाहती हो, मैं फिर से बेहोश हो जाऊं? अरे मैंने ऐसा कब कहा? I'll arrange juice for you, no, don't worry. लेकिन पहले फोटो देन खाना। ऐसे मोमेंट्स दोबारा नहीं आते, समझा करो यार ध्रुव, थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ध्रुव ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। तभी स्वाति को सामने से अंकुश आता हुआ दिखा। ध्रुव की भी अंकुश पर नजर गई। लो तुम्हारा अंकुश आ गया। What do you mean तुम्हारा? अरे आई मेंट तुम्हारा गुड फ्रेंड अंकुश। सॉरी स्वाति, थोड़ा लेट हो गया। Congratulations to you too, by the way. बहुत बहुत बधाइयाँ। It's okay. वैसे मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज कर दिया रुकने के लिए, नहीं? नो स्वाति, ऐसा कुछ नहीं है। You don't know मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? एक्सीडेंट हो गया क्या? कहीं लगी तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। I'll tell you later. अब तो कहीं नहीं जाना, फेरों में रहोगे ना? कहीं नहीं जाना, यही हूँ। अब सिर्फ तुम्हारी शादी एंजॉय करनी है बस। गुड। स्वाति के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इस पूरे टाइम ध्रुव दोनों को गौर से देख रहा था। वो अंकुश से संस्कृति के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन चाह के भी कुछ बोल ना पाया। स्वाति ने अंकुश का हाथ पकड़ा। एक फोटो हमारे साथ लोगे? या श्योर। स्वाति ने अंकुश को अपने और ध्रुव के बीच में खड़ा कर दिया और फोटोग्राफर को इशारा किया। फोटोग्राफर ने जल्दी जल्दी 4-5 फोटो खींच डाले। उसके बाद अंकुश स्टेज से उतर गया और पीछे मेहमानों की फोटो के लिए होड़ लग गई। ध्रुव और स्वाति का काफी देर तक मेहमानों के साथ फोटो खिंचवाने का प्रोग्राम चलता रहा। ध्रुव अंदर ही अंदर घुट रहा था। वो इस भीड़ से दूर चले जाना चाहता था, कहीं बैठ के सुकून से रोना चाहता था, मगर आज उसे कोई भी एक सेकंड के लिए अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मेहमानों के साथ फोटो खिंचवाने के बाद स्वाति ने उसे अपनी तरफ खींचा। अब हमारा टर्न, सिर्फ मैं और तुम। एंड लिसन, तुम्हें फोटोग्राफर की बात नहीं, मेरी बात सुननी है, ओके? जैसे जैसे मैं कहूंगी तुम्हें वैसे ही पोज देना है। हर फोटो में हमें ऐसे लगना है जैसे वी आर मेड फॉर ईच अदर, लाइक रणवीर आलिया, रणवीर दीपिका, अनुष्का विराट, विकी कटरीना। अरे आई गॉट इट स्वाति, अब फोटो भी खिंचवानी है या सिर्फ बातें करनी है? पापा फिर से गुस्सा करने लगेंगे। या चलो पोज। स्वाति ने फोटोग्राफर को इशारा किया और फोटोग्राफर ने क्लिक करना शुरू किया। जैसे स्वाति कहती जा रही थी, ध्रुव उसे फॉलो करता जा रहा था। जब वो कहती स्माइल, वो स्माइल करता। जब कहती बैठ जाओ, वो बैठ जाता। स्टेज से दूर खड़ा अंकुश ध्रुव को ही देख रहा था। लगभग 1 घंटे तक स्वाति ध्रुव के साथ फोटो खिंचवाती गई। थोड़े से जो मेहमान अब तक रह गए थे, वो सभी उन दोनों को सोती हुई आंखों से देख रहे थे। फोटो सेशन के बाद ध्रुव सीधे अपने कमरे की ओर भागा। अंकुश भी उसके पीछे पीछे गया। कमरे में आके ध्रुव अपना सर पकड़ के बैठ गया। थोड़ी देर में अंकुश उसके कमरे में आया। क्या हुआ, हेडेक? अंकुश की आवाज सुन के ध्रुव ने उसकी ओर देखा और एक बनावटी स्माइल दी। अरे नहीं यार, पक गया हूं बस पोज दे दे के। अंकुश ने एक कुर्सी खींची और ध्रुव के सामने बैठ गया। एक बात बताओगे? क्या? तुम खुश हो? खुश हो मतलब? I mean, इस शादी से आर यू हैप्पी? ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। वो उठा और खिड़की से बाहर चारों ओर फैली रोशनी की ओर देखने लगा। संस्कृति ने मुझे सब सच सच बता दिया ब्रो। कौन सा सच? That you both are in love.
संस्कृति ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है ध्रुव। ये सुन के ध्रुव ने मुड़ के अंकुश की ओर आश्चर्य से देखा। उसने मुझसे कहा दैट शी कांट बी विथ मी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है यार। यार ये संस्कृति भी ना कब क्या कर जाती है कोई नहीं समझ सकता। अरे मैंने तो सोचा था कि अगर मेरी शादी स्वाति से हो रही है तो कल संस्कृति भी तुमसे शादी कर ही लेगी और हमारे बीच जो कुछ भी था वो यहीं खत्म हो जाएगा। नहीं ध्रुव, आई डोंट थिंक इट्स ओवर। तुमसे प्यार करने के बाद आई डोंट थिंक वो लाइफ में किसी के साथ शादी कर पाएगी। डूड व्हाट द फक, उसके दिल में जगह बनाना सबसे मुश्किल काम है डूड, ट्रस्ट मी। और उसके दिल से निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल। ये मुझसे पूछो जो कॉलेज टाइम से उसके प्यार में है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो तुम्हें भूलेगी नहीं, बहुत चाहती है वो तुम्हें। ये आज मैंने उसकी आंखों में देखा है डूड। ध्रुव अंकुश की बातें सुन के एकदम शांत हो गया। होटल के हर कोने में उजाला ही उजाला था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। ट्रेन में अपनी बर्थ पे लेटी संस्कृति मोबाइल पे ध्रुव और अपनी फोटो देख रही थी। उसकी आंखों में बार बार आंसू उभर रहे थे जिन्हें वो बार बार अपने हाथों से पोंछ रही थी। आई लव यू ध्रुव। मैं तुम्हारे पेरेंट्स की नज़र में गिरना नहीं चाहती थी। अगर तुम्हारे साथ भाग जाती तो कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। हम एक दूसरे को पा तो लेते मगर हमें कई रिश्तों को खो देना पड़ता। हम कभी खुश नहीं रह पाते। मेरा प्यार इतना सेल्फिश नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। फैमिली अगर साथ नहीं तो हमारी खुशियों का क्या मतलब है। ये पूरी लाइफ का सवाल था, इसलिए ऐसे तुम्हें बिन बताए वहां से निकल आई। आई होप तुम समझोगे और मुझे माफ कर दोगे। पूरी बर्थ में अंधेरा छाया हुआ था। बाहर से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। संस्कृति फोन पे थोड़ी देर तक ध्रुव को देखती रही, फिर उसने फोन को अपने पर्स में रखा और खिड़की के कांच से आसमान में साथ साथ चल रहे चांद को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने फिर करवट लेकर सोने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की स्पीड के साथ नींद भी उसकी आंखों से दूर भागी चली जा रही थी। वो बार बार उठती जाती, टहलने लगती और वापस लेट जाती। एक तरफ जहां ट्रेन में संस्कृति की नींद उड़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ होटल के कमरे में अंकुश की बातें सुन के ध्रुव के होश उड़ गए थे। वो परेशान सा होने लगा था। अंकुश अभी भी उसके पास ही बैठा था। दोनों एकदम शांत थे। तभी विद्या वहां आई। चलिए जीजा जी, खाना रेडी है। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता, उसे स्वाति का वीडियो कॉल आ गया। ध्रुव ने बेमन से फोन उठाया। हाँ जल्दी चेंज करो। सी माई ड्रेस लुकिंग नाइस ना? हाँ। सब वेट कर रहे हैं, जल्दी चेंज करो ना। हाँ। और वही पहनना जो मैंने सेलेक्ट किया है, व्हाइट वाला। हाँ। व्हाट? हाँ हाँ। और तुम्हारे फेस को क्या हुआ? इतना सैड क्यों दिख रहा है? स्वाति, यू नो आई एम नॉट वेल, आई एम टायर्ड। मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस भिजवाती हूँ, फ्रेश फील करोगे। स्वाति, चाय बोली है ध्रुव के लिए। आई थिंक चाय विल बी बेटर। ओके अंकुश, एज यू विश। बट तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर आओ। यू अगेन फॉरगॉट, तुम लड़की वाले हो। हाँ हाँ। तुम भी अब हाँ करने लगे। अब जल्दी आओ भाई। या कमिंग। पहले तुम फोन कट करो। ओके बाबा, कटिंग। स्वाति ने कॉल कट किया। अंकुश ने ध्रुव को मोबाइल वापस पकड़ाया और उसके कंधे पे हाथ रखा। सॉरी यार, मैंने आके तुम्हारा मूड खराब कर दिया, लेकिन तुम्हें सच बताना जरूरी था। तुम चेंज करके आओ, खाने पे मिलते हैं यार। अंकुश विद्या के साथ वहां से निकल गया। विद्या ने अंकुश से चलते चलते पूछा, इफ यू डोंट माइंड, आप बताएंगे आप किस सच की बात कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही। अंकुश और विद्या के जाते ही निखिल और कांचन कमरे के अंदर आए। यार, ये तेरे चेहरे पे फिर से 12 क्यों बजे हुए हैं? संस्कृति का कॉल आया था क्या? संस्कृति ने अंकुश से ब्रेकअप कर लिया है। वो अब उससे शादी नहीं कर रही है। ओह शिट, अंकुश बेचारा यार, तुम दोनों के प्यार में वो मारा गया। निखिल, ये मजाक की बात नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। लेकिन अब क्या हो सकता है, वरमाला भी हो गई है। हाँ,
एक ओर ध्रुव अपने अंदर उठ रहे सवालों के जवाब तलाशने में खोया हुआ था, तो दूसरी ओर होटल के लॉन में लोग उसके हाल से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। मौसा जी और फूफा जी फिर एक बार आमने सामने थे। दूल्हा और दुल्हन के लिए खाने की टेबल यहीं लगानी चाहिए, एकदम लॉन के सेंटर में। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? वेटर अगर इतनी दूर बार बार खाना लेकर आएगा तो ठंडा हो जाएगा ना। टेबल वहाँ किचन के पास वाले कॉर्नर पर लगनी चाहिए। मैंने कह दिया ना यहीं लगेगी। और मैंने भी कह दिया यहाँ नहीं लगेगी। तभी वहाँ ध्रुव के पापा आए। वो दोनों को बारी बारी से देख रहे थे। भाई साहब आप फैसला करो, बहू बेटे के खाने के लिए टेबल कहाँ लगनी चाहिए? सेंटर में ठीक रहेगी ना? जीजा जी मेरे ख्याल से वहाँ कॉर्नर में ठीक रहेगी। गर्मा गर्म खाना तुरंत परोस दिया जाएगा। अरे भाई, हमारी कोई नहीं सुनने वाला। आप दोनों कितना भी झगड़ो, कोई फायदा नहीं। ये नए जमाने की शादी है, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं रहा। अरे क्या कह रहे हैं आप? भाई बहू ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि टेबल कहाँ लगेगी। हर चीज उसके हिसाब से हो रही है। वो देखो। तीनों ने नजर घुमा के देखा। खाने का अरेंजमेंट होटल के डाइनिंग एरिया में हो रहा था। बड़ी स्मार्ट बहू लेके आए हो भाई साहब, कहना पड़ेगा। जीजा जी बहू ने सब अभी से कंट्रोल में ले लिया है। कहीं कल ऐसा ना हो आपको भी बताने लगे कहाँ बैठोगे, क्या खाओगे, कहाँ सोओगे, क्या पहनोगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि वही सब कुछ डिसाइड करे। बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऐसी बहू मिल रही है। अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ध्रुव के साथ साथ पूरा घर संभाल लेगी। इसके आने के बाद तो हम पति पत्नी सिर्फ घूमेंगे, एकदम टेंशन फ्री। बहुत अच्छे। तभी मौसा जी की नजर थोड़ी दूर खड़ी शर्मीली जी पे गई। अच्छा मैं जरा आता हूँ। कहाँ चल दिए? यहीं कमरे से होकर आता हूँ, हल्का होके। इतना कह के मौसा जी शर्मीली जी की ओर चल दिए। फूफा जी उन्हें ही देख रहे थे। इस उम्र में भी देख लो, डोरे डालना नहीं छोड़ता ये। जवानी का प्यार है, इतनी आसानी से कहाँ छूटता है। शर्मीली जी चाय काउंटर की तरफ चलने लगी। मौसा जी भी उनके पास पहुंचे और उनके बगल में चलने लगे। शर्मा जी ने अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी। शर्मिली, अभी भी नाराज हो क्या? नहीं तो तुम भाग क्यों नहीं रही हो? देखो मैंने नए जूते भी ले लिए। शर्मिली जी ने चलते चलते एक नजर मौसा जी के जूतों पे डाली। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। देखिए, अब आप भी 2 बच्चों के पिता हैं और मेरे भी 2 बच्चे हैं। दूर के रिश्ते से देखे तो और पास के रिश्ते से देखिए तो हम वही लोग हैं जो कभी प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। शादी बस किसी और से हो गई, लेकिन हम आज भी एक दूसरे का पहला प्यार हैं और रहेंगे। तो इतने सालों से कभी कोई खबर क्यों नहीं ली? कैसे नहीं ली? ध्रुव के मामा से हमेशा मैं तुम्हारे बारे में पूछता रहता था। अभी भी आपकी बातें बनाने की आदत नहीं गई। अब हम 50 पार कर चुके हैं। इन बातों को दोहराने से कुछ नहीं मिलने वाला। जब शादी हो रही थी तब तो कुछ नहीं कहा। अब 25 साल बाद हाल चाल पूछ के क्या मिलने वाला है? तुम क्या जानो शर्मिली, मैं कितना रोया था उस रात जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी। कितने साल लगे मुझे अपने आप को ये समझाने में कि शर्मिली अब तुम्हारी नहीं है। कितने साल लगे मुझे ये अपने आप को समझाने में कि शर्मिली अब मेरी नहीं है, किसी और की हो गई है। हर वक्त हंसता खिलखिलाता रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें भूल बैठा हूँ। अगर बड़ी बहन की शादी नहीं करानी होती तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ भाग चलता। उस वक्त जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना आसान नहीं था मेरे लिए। शर्मिली जी ने एक नजर मौसा जी के चेहरे पे डाली। पहली बार उन्हें मौसा जी के चेहरे पर सच्चाई दिखाई दी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। मौसा जी उन्हें जाते हुए देखते रहे। वहां ध्रुव अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था। निखिल उसके साथ ही था। चल भाई, मुझे मालूम है तुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो खाना पड़ेगा ना। हाँ, सब कुछ दुनिया के लिए तो कर रहा हूँ। ऐसा लगता है पैदा भी दुनिया के लिए ही हुआ हूँ, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। दिल टूटने के बाद आदमी कुछ बने या ना बने, फिलोसोफर जरूर बन जाएगा। मेरी यहाँ लग गई है और तुम साले मेरे मजे ले रहे हो। यार कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। या तो तुम भी मजे लेना शुरू कर दो, या फिर जो दिल में है वो कर डालो। ऐसे उदास रहकर क्या उखाड़ लोगे यार। निखिल की बात सुन के ध्रुव चुप हो गया। कुछ देर बाद दोनों कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया की ओर चल पड़े। होटल की डाइनिंग एरिया में खाने की टेबल्स लग चुकी थी। दोनों परिवारों के लोग और स्वाति, ध्रुव के दोस्त आके बैठ चुके थे। कुछ ही देर में स्वाति और ध्रुव भी टेबल पर आके बैठ गए और खाना शुरू हुआ।
ध्रुव सबके साथ होके भी साथ नहीं था। उसके बगल में बैठी स्वाति ने चम्मच से उसको राइस खिलाना चाहा, लेकिन ध्रुव ने ध्यान नहीं दिया। वो गर्दन झुकाए धीरे धीरे खाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव, उसने स्वाति की ओर देखा। स्वाति ने उसे चम्मच से राइस खिलाया। राइस खा के वो फिर से अपनी प्लेट को देखने लगा। तुम भी तो खिलाओ यार, अपने हाथ से खा लो ना। ध्रुव, ये रसम है। अरे ध्रुव, खिलाओ भी बहू को। ध्रुव ने हाथ में एक बड़ा कौर लिया और स्वाति के मुंह की ओर बढ़ा दिया। स्वाति के लिए वो कौर बहुत बड़ा था, लेकिन उसने तब भी खा लिया, पर अगले ही पल वो खांसने लगी। उसके बगल में बैठी विद्या ने जल्दी से उसकी ओर पानी बढ़ाया। तुमसे तो अब कभी नहीं भूलूंगी खिलाने को। ऐसे कोई खिलाता है क्या? सॉरी, मैं इतना बड़ा ही कौर खाता हूँ। छोड़ो, मैं खुद खा लूंगी। स्वाति ने गुस्से में खाना शुरू किया। ध्रुव ने भी फिर कोशिश नहीं की। खाने के बाद दोनों ने फेरों के लिए कपड़े चेंज किए। फेरों के लिए मंडप पहले से ही सजा हुआ था। पंडित जी और उनके असिस्टेंट ने सारी तैयारियां कर ली थी। थोड़ी ही देर में ध्रुव और स्वाति वहां आए और मंडप के पास खड़े हो गए। पंडित जी ने माइक लेके सभी को फेरों का महत्व समझाया। अरे हम वो पंडित नहीं जिसने फटाफट मंत्र बोले, फेरे करवाए, दक्षिणा ली और बाय बाय टाटा कर लिया। मैं सिर्फ विवाह नहीं करता, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत भी करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और ये बात मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ये बता भी रहा हूँ कि विवाह के बाद कैसा आचरण चाहिए पति पत्नी को। हर मंत्र, हर फेरे का अर्थ और महत्व आप लोग को समझाऊंगा, ताकि भविष्य में आपका विवाहित जीवन सुखमय हो और जब भी आप किसी समस्या से घिरे, आपको मेरी बात याद आए। पंडित जी की बातें सुन के लोग बोर होने लगे। तभी मेहमानों के बीच से मौसा जी ने आवाज दी। अरे अरे पंडित जी, आप फेरे शुरू करवाइए, अर्थ और महत्व रहने दीजिए। अब टाइम नहीं है, 3 बजने वाले हैं। पंडित जी ने गुस्से से मौसा जी की ओर देखा और अपने आसन पर बैठ गए। माइक उन्होंने अपने असिस्टेंट को पकड़ा दिया। इसी कारण हमारा समाज पिछड़ रहा है, क्योंकि हमने ज्ञानियों की इज्जत करना छोड़ ही दिया है। चलिए, मेरा क्या, मैं भी दूसरे पंडितों की तरह निपटा देता हूँ। 2 घंटे में ही शादी। उन्होंने अग्नि के पास खड़े ध्रुव और स्वाति को देखा और उन्हें अग्नि के पास बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए। पंडित जी के मंत्रों के साथ ध्रुव की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गईं। उसकी आंखों के सामने सिर्फ संस्कृति का चेहरा उभर रहा था। शुरू करते ही पंडित जी ने इतनी रफ्तार पकड़ ली कि जल्द ही फेरों की बारी आ गई। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएं। जैसे ही पंडित जी ने ध्रुव को फेरों के लिए खड़ा किया, ध्रुव के मुंह से निकला, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? What are you saying? होश में तो हो तुम। मैं ये शादी नहीं कर सकता स्वाति। सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही पंडित जी का मंत्रों के लिए खुला मुंह खुला का खुला रह गया। सब दंग रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या करें। जितने लोग आराम से बैठे हुए थे और झपकियां ले रहे थे, उन सब की एकदम से नींद उड़ गई। आधे से ज्यादा लोग तो खड़े ही हो गए। सब ध्रुव को ही देख रहे थे। पूरे माहौल में एक सन्नाटा पसर गया था।